ठीक है जी, वेरी गुड। और एसेट्स बच्ची? सर जिसको हम अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं। सिर्फ यूज करने वाली चीज है या कुछ और भी? नो सर, जैसे उसमें लीगल राइट्स भी होते हैं और हम उसको रीसेल भी कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, यूज भी कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम रीसेल भी कर सकते हैं। ठीक है। यस। बढ़िया, याद है आपको सारी चीजें, वेरी गुड। हमने टाइप ऑफ एसेट्स नहीं पढ़ा था लास्ट क्लास में ना। यस। सिर्फ कैपिटल, ड्राइंग और एसेट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। जी स्पर्श, कैसे हो बेटा? तो ठीक है बेटा लास्ट क्लास में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, कैपिटल, ड्राइंग और एसेट्स। क्या आप मुझे कैपिटल का मतलब बता सकते हैं? सर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। वेरी गुड। और ये सिर्फ कैश में होगा, पैसा कैश में इन्वेस्ट किया जाए उसी को कैपिटल कहते हैं, या किसी और के थ्रू भी लगाया जा सकता है, कोई और शक्ल भी हो सकती है इसकी? सर, कैश और काइंड। कैश और काइंड भी हो सकता है, वेरी गुड। और ड्राइंग का मतलब बच्चे? सर, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, ठीक है। कौन विड्रॉ करता है? सर, ओनर। हम कौन है? अकाउंटेंट है या ओनर है? सर, ओनर। ओनर विड्रॉ करता है। इस लाइन को जोड़ना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। खुशी, यस सर। कैसी हैं आप? गुड सर। बेटा मुझे बताइए कि एसेट्स का क्या मतलब है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एसेट्स। सर जो सर जो हमारे फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए होता है, जिससे हम रीसेल भी कर सकते हैं और जो हमारे लीगल राइट्स भी होते हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए आज जो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को ही, और पूरा टाइम हम लोग एसेट्स में ही देंगे वैसे तो, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग जी। कार्तिक, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या हाल है बेटा? सर ठीक हूँ। बेटा क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? सर हमने एसेट्स, डेब्टर्स, एसेट्स पर से डेब्टर्स, और कुछ? क्रेडिटर्स और नो सर कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। और हमने ड्राइंग्स पढ़ी थी ना सर? ठीक है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। एसेट्स के ऊपर आए थे हम लोग, एसेट्स को ही आगे बढ़ाते हैं बेटा। सबसे पहले कहीं प्रॉब्लम आए देखने में, चीज़ों को समझने में, तो प्लीज़ आप ज़रूर रोकेंगे। देखिए एक तो हम लोग बहुत दूर से पढ़ रहे होते हैं, दूसरी बात एक दूसरे का चेहरा नहीं होता है सामने, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है चीज़ों को समझने में और समझाने में भी होता है, लेकिन आप लोग कोऑपरेट करेंगे, आप चीज़ों को बताते रहेंगे तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा फिर। एसेट्स, एसेट्स के बारे में हमने बात करी थी। आज हम लोग एसेट्स को थोड़ा सा इसको तोड़ लेते हैं कि एसेट्स कितने तरीके के होते हैं। तो एसेट्स ना बेटा, जितने भी एसेट्स है उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक होता है बच्चे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और एक होता है बेटा करंट एसेट्स, ठीक है। एक नॉन करंट एसेट्स है बेटा और दूसरा है करंट एसेट्स। नॉन करंट और करंट की पहचान क्या है मैं आपको समझाता हूँ। करंट की कुछ बातें हैं, जैसे जैसे हमारा इंटेंशन ऐसे एसेट्स कन्वर्टेड, जिसको कन्वर्ट करना हो इनटू कैश, जिससे पैसे आ सकते हो, उसे हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। अच्छा सर, दूसरी बात फॉर सेल, अगर वो कन्वर्टेड की बात में नहीं आता उस कैटेगरी में, तो फॉर सेल वाली कैटेगरी में आएगा, या तो वो बेचे जा सकते हो। और तीसरी बात जो है
कि कोई ऐसी चीज जिसको यूज किया जाए लेकिन उसका जो बेनिफिट है बेटा, बेनिफिट रियलाइज फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, कुछ वक्त के लिए ही उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, उसको आप लोग कहेंगे करंट एसेट्स। ठीक है सर। कन्वर्टेड इनटू कैश, फॉर सेल और बेनिफिट रियलाइज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, उसे कहते हैं हम लोग करंट एसेट्स। अच्छा सर, नॉन करंट एसेट्स की क्या पहचान है? बेटा साथ साथ में नोट जरूर करते रहेंगे आप। अब बिल्कुल कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो ना, पूछना है, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आप फटाक से पूछेंगे उसमें। जी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स है बेटा नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं होती हैं ये। तो सर फिर ली क्यों हमने? बेटा यूज के लिए, ओनली फॉर यूज इन बिजनेस ऑपरेशन। देखिए आप साथ साथ लिखते रहेंगे ना तो आपको लगेगा स्पीड ठीक है मेरी, अगर आप सिर्फ सुनेंगे लिखेंगे नहीं तो आपको लगेगा ये बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि मुझे लिखना भी होता है ना। नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर यूज इन बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है सर। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात ये है, एंड ये इसी में जोड़ लें, एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट्स पर्पस। कोई भी चीज जिसको आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी हो, उसको बिजनेस के काम धाम में इस्तेमाल करने के लिए खरीदी हो, या कोई इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदी है कि 5 साल 10 साल 20 साल के बाद इसको बेचेंगे, जैसे आपके घरों में गोल्ड है, कहीं पे फ्लैट ले लिया, जमीन खरीद ली गई, ये सब किस नीयत से होती है बेटा? इन्वेस्टमेंट की नीयत से। बेचना तो है लेकिन आज नहीं बेचना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के हिसाब से। तो ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। और ये हो गए जी हमारे करंट एसेट्स। मैं वापस से आता हूं, कुछ एसेट्स, आपको एसेट्स की लिस्ट लिखवाई थी ना खुशी मैंने, आप लोग को याद है? पूरी एक एसेट्स लिखवाया होगा मैंने लिस्ट, कुछ अगर याद हो तो मुझे बताएंगे कौन कौन सी एसेट्स मैंने लिखवा रखी हैं। जी सर कैश। कैश, बैंक वगैरह मैंने लिखवा रखा है ना। यस सर। मैं दोबारा लिखवाता हूँ, फिर उसमें से छाटेंगे हम लोग करंट और नॉन करंट कौन सा है। तो मैं ना पहले करंट को ही कर लेता हूँ। चलिए, करंट के एग्जांपल्स हैं, आप देखते रहेंगे, कहीं भी डाउट होना आपको लगे कि सर ये तो मुझे इसमें नहीं, करंट में नहीं, नॉन करंट में होना चाहिए, सर ये तो यहाँ होना चाहिए, आप बोलेंगे, उसे बात करेंगे, उसमें बताएंगे मुझे एक एक चीज को। ठीक है सर। तो एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं हम लोग करंट एसेट्स। क्या है सर करंट एसेट्स की बात? तो बेटा करंट एसेट्स में हमारे पास होती हैं सबसे पहले कैश, उसके बाद मैं लिखता हूं बेटा बैंक। सर कैश, हाँ बेटा देखो मैंने लिखा था कन्वर्टेड इनटू कैश, जो चीज कैश में कन्वर्ट हो जाए या जो पहले से कैश में हो उसको भी कैश एसेट्स कह देंगे आप। बैंक, सर बैंक कैसे हमारे लिए करंट एसेट्स है? बेटा बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो आपसे, आपको निकालना ही तो होगा, आपको पैसे तो चाहिए होंगे, कैश तो आएगा, तो ये भी करंट एसेट्स है। इसी तरीके से शॉप पे जितने भी स्टॉक्स पड़े हुए हैं, किस लिए पड़े हुए हैं? रीसेल पर्पस के लिए है, फॉर सेल है, तो वो भी क्या हो गए? करंट एसेट्स। आपको पता है शॉप में बहुत सारी चीजें होती हैं, दाल चावल चीनी, बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन सबके सब तो बिकते नहीं है। लेकिन दुकानदार से आप पूछेंगे भाई किस लिए है, तो वो बोलेगा बेचने के लिए है। तो नीयत की बात है, वो क्या सोच के उसे खरीद के आया था? उसने ये सोचा था इसे बेचना है, उसने यही सोचा था इसको बेचना है। बिक नहीं रहा हो वो अलग पार्ट है, उसने सोचा क्या है ये मैटर करता है। अकाउंटिंग तो खरीदते वक्त ही हो जाती है ना। तो इसलिए जब हम खरीद रहे होते तब हमने क्या सोचा था कि वो हम बेचेंगे नहीं या बेचना चाहते हैं? हम बेचना चाहते हैं, इसका मतलब वो करंट एसेट्स का पार्ट है। कैश, बैंक, स्टॉक, ये भी करंट एसेट्स हो गए। उसके बाद जिससे हमें पैसे आ सके, जैसे ऐसे कस्टमर्स, आपको याद होंगे डेटर्स के बारे में बताया था मैंने, वो कस्टमर जिनके पास हमारा पैसा रह जाए। कौन से होते हैं ऐसे कस्टमर? वो जान पहचान वाले होते हैं जिनको हम क्रेडिट में देते हैं, अनजान लोगों तो हम तो क्रेडिट देते ही नहीं। तो क्या ऐसे कस्टमर जिन पे हमारा क्रेडिट, जिस पे भी हमने क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड किया था, वो सारे कस्टमर जो हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे बेटा? करंट एसेट्स हो जाएंगे।
अच्छा सर, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, ये भी हो गए। और मैंने आप क्या बताया था, मैंने बताया था कभी भी किसी को आप एडवांस देते हैं तो वो भी एसेट्स है, लेकिन एडवांस आपने जो दिया, जैसे एडवांस सैलरी, ये करंट एसेट्स है। सर ये करंट एसेट्स क्यों है? सर क्या इसको हम बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेच सकते, है ना। करंट एसेट्स क्यों है भाई? इसको तो बेच नहीं सकते। सर क्या इससे पैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते। इससे हम सर्विस लेंगे। जिसको एम्प्लॉय को हमने एडवांस में सैलरी दे दी, उससे हमें पैसे थोड़ी ना लेने हैं, उससे हमें क्या लेना बेटा? सर्विस लेनी है। अच्छा सर, क्या 4-5 साल, 2 साल, 3 साल तक का सर्विस लेंगे? नहीं सर, शॉर्ट टर्म, एक आध महीने की एडवांस दी होगी तो एक आध महीने की आप उससे सर्विस लीजिएगा। तो यानी बेनिफिट इससे लिया जाएगा, लेकिन कितने दिनों के लिए? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब लेस देन 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स और एडवांस सैलरी हो गई। एडवांस में आप कुछ भी पेमेंट कर दे बेटा, एडवांस में आप रेंट दे रहे हैं, वो भी करंट एसेट्स है। एडवांस में आपने इंश्योरेंस पे किया हो, एडवांस इंश्योरेंस, तो ये भी आपके लिए करंट एसेट्स है। अच्छा सर, ये सारे करंट एसेट्स है। बिल्कुल। आपको पता है कि एडवांस के दूसरा नाम, किसी को मालूम है बेटा एडवांस का दूसरा नाम क्या होता है? बताइए बच्ची, कोई भी बता दे एडवांस का दूसरा नाम। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। एडवांस का दूसरा नाम होता है बेटा प्रीपेड, है ना। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं ना आप लोग, तो वो भी आपके लिए एक तरीके से एसेट्स है। तो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड वेजेस, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए करंट एसेट्स है। सर और बेटा और लीजिए, एक और चीज होती है बेटा, वो होता है एक्रूड इनकम, और उसको मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट भी हमारे लिए करंट एसेट्स है। सर पहले ये तो बता दें एक्रूड इंटरेस्ट होता क्या है। बेटा बताता हूँ, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, जब हमारा पैसा किसी के ऊपर बाकी रह जाए, जैसे मान लीजिए कि खुशी ने मुझे 1 लाख रुपीस दिए और ये कह के दिए कि सर जो ये 1 लाख मैं आपको दे रही हूँ, उसका क्या है कि आपको ये 1 लाख 5 साल के बाद वापस करना है, लेकिन पर डे मुझे आप 100 रुपीज पे करेंगे। मैंने किस बात के जी? इंटरेस्ट के। मैं एग्री कर गया। अब खुशी को मैंने बोला ठीक है जी, कल से पेमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे करते करते 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन करते करते 10 दिन गुजर गए। 10 दिन हो गए, अभी मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिए। मैं इनको बोल रहा हूँ महीने के एंड में देंगे, आप दिन काउंट करते जाओ। तो 10 दिन के बाद क्या खुशी मुझे कह सकती है कि आपके ऊपर पैसे बाकी हैं? बिल्कुल कह सकती है वो मुझे। अगर वो मुझे ऐसा कह रही है तो मैं उसके लिए एसेट्स हो चुका। लेकिन इस एसेट्स का नाम क्या रहेगा? क्या इस एसेट्स को आप कस्टमर्स कहेंगे, डेटर्स कहेंगे? नहीं जी। बैंक कहेंगे? ऐसा भी नहीं कहेंगे। तो इस एसेट्स को क्या नाम दें बेटा? इस एसेट्स को हम लोग नाम देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड कहते हैं अगर हमारी इनकम किसी के ऊपर रह जाए और वो इंटरेस्ट वगैरह है तो उसमें लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इनकम हमारे लिए करंट एसेट्स का पार्ट होता है बेटा। अच्छा जी, इसी तरीके से लूज टूल्स, मैंने आपको लूज टूल्स के बारे में बताया था। पेचकस, टेस्टर्स, प्लास, है ना, हैमर वगैरह जो घर में यूज होते हैं या जो शॉप में रखा रहता है, उसे करंट एसेट्स कहते हैं। नेचर तो ये होता है यूज के लिए होता है, लेकिन लाइफ इसकी बड़ी वो है, कभी कभी तो चलने को 1 साल चल जाए, कभी कभी तो 5 मिनट के अंदर ही खराब हो जाए। तो इसलिए इसको हम लोग करंट एसेट्स में रखते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि शॉर्ट टर्म ही चलेगा, कोई 5 साल 10 साल की नीयत से तो हम लोग इसको खरीदते हैं नहीं। लूज टूल्स हो गया बेटा। तो ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। इसी तरीके से अगर हमारा कोई बिल किसी के ऊपर रह जाए, उसे कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। अभी रिसीव करना है, मिलना बाकी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इससे पैसा भी मिलना बाकी है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये भी हमारे करंट एसेट्स का पार्ट है। तो ये सारे हमारे करंट एसेट्स हो गए। ये सारे के सारे बेटा हमारे करंट एसेट्स है। कोई डाउट है किसी को भी इस करंट एसेट्स में तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी डाउट हो, जितना कहीं पे प्रॉब्लम बेटा आपको इसमें समझने में, नो सर। समझ में आ गया? कार्तिक बेटा, नो सर। वेरी गुड।
एक्रूड इंटरेस्ट समझ में आया है क्या चेतना? एक्रूड इंटरेस्ट। तो स्पर्श, खुशी, कार्तिक, आप लोग भी बता दें फटाफट बेटा अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, जिसमें इसमें कोई डाउट तो नहीं। करंट एसेट्स आपको अगर लगता है कि सर ये करंट में नहीं, ये तो नॉन करंट में होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा आइटम पे आपको जा रहा है शक, वो मुझे बताइए, मैं उसको डाउट को क्लियर करता हूँ आपका। सर एक बार करंट एसेट्स द्वारा बता दो, वो नेटवर्क की वजह से समझ नहीं आया। ओके कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ बेटा अभी फिर से। हाँ स्पर्श क्या बता रहे थे आप? तो मैं कहता क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। तो मैं करंट एसेट्स की बात कर रहा था बेटा, मैंने आपसे कहा कि एक नॉन करंट एसेट्स है, दूसरा क्या है? करंट एसेट्स है ना? ठीक है जी। तो करंट एसेट्स में मैंने 3 बातें बताई, कन्वर्टेड इनटू कैश, फॉर सेल और बेनिफिट रियलाइज फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड। कोई भी चीज़ है जिसको हमने कैश में कन्वर्ट करना है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने फॉर सेल के लिए खरीद रखी है, या कोई भी ये चीज़ें, कोई भी ऐसा एसेट जिसमें हमें लगता है कि इससे बेनिफिट लेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट इसका मिलेगा, तो उसको हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। जिसमें मैंने कैश लिखवाया क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट है, बैंक से हमें कैश मिलेगा इसलिए मैंने कैश बैंक को भी करंट एसेट्स के पार्ट में रखा, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि भैया कन्वर्टेड इनटू कैश तो आएगा। स्टॉक हमने रीसेल पर्पस के लिए रख रखा है, तो फॉर सेल जो है वो चीजें करंट एसेट्स में आती हैं। डेटर्स कस्टमर है, कस्टमर वो जिन पे पैसे बाकी थे, इससे भी पैसे हमें मिलने हैं, तो उसको भी हमने करंट एसेट्स में रखा है क्योंकि कन्वर्ट होगा वो कैश में। इसी तरीके से एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट, एडवांस इंश्योरेंस, एडवांस वेजेस, ये सारी चीजें वो हैं जिससे हमें क्या मिलने वाला है बेटा, हमें इन सारी चार चीजों से, एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट, एडवांस इंश्योरेंस, वेजेस से सर्विसेज मिलने वाली हैं। और ये सर्विसेज बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होंगी, कुछ 1, 2, 5, 6 या 1 साल के लिए हो सकती है, इससे ज्यादा के लिए नहीं होंगी। इस वजह से इसको भी हम लोग करंट एसेट्स में रखते हैं। उसके बाद आता है एक्रूड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो हमने अर्न कर लिया है लेकिन हमें मिला नहीं। जैसे बैंक वाले क्या होता है बेटा, हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन इन 3 महीने में हम 2 महीने बाद कह तो सकते हैं ना कि भाई मेरा इस पे बैंक पे इंटरेस्ट निकल रहा है। ठीक है, जैसे हमारे घर में कोई काम करता है, कोई सफाई वाली हैं, उनको 1 महीने में हम लोग सैलरी देते हैं, लेकिन 15 दिन में भी तो उसका कुछ हिसाब निकलता तो होगा ना। इसी तरीके से अगर बैंक हमारा इंटरेस्ट कुछ निकल रहा है, किसी के ऊपर बन रहा है, उसने हमें दिया नहीं है, तो उसको हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। इसको कहते हैं इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। उसके बाद है बेटा लूज टूल्स, जो कि पेचकस, छेनी, हथौड़ी, टेस्टर्स, प्लास वगैरह है। इसकी लाइफ बहुत कम होती है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये चलने को 5 मिनट चल जाए और नहीं चलने को 1 साल चल जाए, 2 साल भी चल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट में खराब हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन बाद मिलता ही नहीं है, कहाँ रखा गया। और बिल रिसीवेबल, ऐसा बिल जो कि हमें अभी मिलना बाकी है, उसको भी हम लोग करंट एसेट्स के पार्ट मानते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे करंट एसेट्स हो गए। अब आते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सा नॉन करंट एसेट्स को एक बार और समझ लें अच्छे से कि नॉन करंट एसेट्स क्या हैं। तो जो चीजें करंट एसेट्स नहीं होती है वो सारी की सारी चीजें नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होती हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो आप ऐसा एग्जाम्पल कई बार लिख लेते हैं कि जो चीजें करंट नहीं है वही चीजें क्या होंगी बेटा, नॉन करंट एसेट्स। ओके सर, तो नॉन करंट एसेट्स क्या है बेटा, जो नॉट फॉर सेल है। जैसे अगर किसी ऑफिस में, जैसे मेरे लिए मेरा कैमरा, हेडफोन आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रोजेक्टर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे लिए क्या है, नॉट फॉर सेल है, मैंने खरीदा है बेचने के मकसद से नहीं। सर लेकिन बेच सकते हैं क्या आप? बिल्कुल, मैं जब चाहूँ तब बेच सकता हूँ, लेकिन नियत क्या थी, खरीदते वक्त इस्तेमाल करने की थी। ऐसी हर दुकान में फर्नीचर आप देख लीजिए, कुछ तो ऐसे फर्नीचर होंगे जिसको इस्तेमाल करते होंगे। तो जनरल स्टोर के वगैरह में आप देखेंगे तो जो फर्नीचर है जिससे रैक वगैरह बनाए गए हैं, वो उनके लिए नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। ठीक है जी। उसके बाद है बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, लाइव स्टॉक्स, अगर डेयरी वगैरह की शॉप है, ये काम है उनका। तो कंप्यूटर, लैपटॉप,
सॉफ्टवेयर्स, ठीक है जी। ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी बेटा, नॉन करंट है। उसी तरीके से इसमें हमने ले लिया एक वर्ड, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या आ जाएंगी बेटा, नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट, लाइफ स्टॉक, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो गई, नॉन करंट एसेट्स। अब ये नॉन करंट एसेट्स जो है ना, ये इसका क्या मतलब था, पहली बात तो ये था ये सेल के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये यूज होंगे बिजनेस में। तीसरी बात, या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस है। अब जैसे कई बार आप लोगों ने क्या कर रखा है, घर वाले लोगों ने बिल्डिंग है या फ्लैट वगैरह ले रखा है या जमीनें वगैरह ले रखी है, इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ऐसे कि चलो भाई 10-20 साल में इसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये काम आएगा। तो ऐसी कंपनी भी कर लेती हैं, अपने कंपनी के अलावा बाहर में भी पैसे लगा रखे होते हैं, जैसे शेयर्स में लगा रखे हैं, जमीनें वगैरह खरीद रखी हैं, तो वो लॉन्ग टर्म है, उनको बेचना नहीं है अभी, तो वो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। जब बेचने की नीयत हो जाती है तो वो करंट एसेट्स हो जाता है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास सॉफ्टवेयर, गुडविल, अब देखिए हमने कंप्यूटर खरीदा, हम उसमें सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर अगर हमने लिया जिसके एक्सपायरी जो है 3 महीने के बाद है, तब तो वो करंट एसेट्स का पार्ट हो जाता। लेकिन जनरली सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी क्या होती है, 2, 4, 5 साल, कोई तो लाइफ टाइम की भी होती है, तो वो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। गुडविल कहते हैं बेटा नाम और शोहरत को। अगर मान लीजिए हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ध्यान से समझेंगे, हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा और हमें लगता है कि यार बिजनेस अपने नाम से खड़ा करना बहुत मुश्किल है। ऐसा करते हैं ना, हम ना हल्दीराम खरीद लेते हैं। अब हलवाई की दुकान वो ऐसे छोटा मोटा हम चलाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हल्दीराम, इतने पैसे थे कि हल्दीराम ही खरीद लिया। अब हल्दीराम खरीद लिया तो उसके साथ साथ उसका नाम भी आ गया। अब हम बोर्ड, बैनर हर जगह हल्दीराम का यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और उससे हमारे कस्टमर्स कन्वर्ट होंगे। तो उसे कहते हैं गुडविल, क्योंकि हल्दीराम ने उस नाम के बदले में आपसे एक मोटा पैसा लिया होगा बेटा। तो जो पैसा आपने गुडविल के बदले में पे किया है वो आपके लिए एसेट्स हो गए, उससे आप इस्तेमाल कीजिए उसके नाम को और उससे आप बेनिफिट लेते रहिए। इसी तरीके से पेटेंट्स एक वर्ड होता है। पेटेंट्स कहते हैं जब कोई चीज आप ना खुद से, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपने खुद से क्या कहते हैं, साइंटिफिकली तरीके से आपने उसे बनाया हो, मैन्युफैक्चर किया हो, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फॉर्मूला। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आज बहुत बुरा दौर है कोविड का, और आपने बहुत रिसर्च टीम, कई सारे डॉक्टरों की एक टीम बनाई और साइंटिस्ट की एक टीम बनाई, जिन्होंने एक रिसर्च कर दिया कि भाई एक ऐसी दवाई जो कि आप नॉर्मली अगर खा लें तो आपको कोविड होगा ही नहीं, ठीक है, ऐसी कोई दवाई मिल जाए मतलब। और वो आपने रिसर्च टीम लगा के सारी चीजें खड़ी करी थी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी तो भाई सब बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियां आएंगी आपके पास। ऐसा करते हैं तो दूसरे कंट्री के लोग भी आपसे मांगने लगेंगे कि भैया ये फॉर्मूला आप हमें दे दीजिए। और आप नहीं देंगे तो जैसे ही वो मार्केट में वो फॉर्मूला जाएगा, वो दवाई की शक्ल में जाएगा, लोग उसे कॉपी कर लेंगे। तो आप उसके हिफाजत के लिए क्या करते हैं कि कॉपी ना कर सके, मेहनत तो मैंने करी है, उसका बेनिफिट भी मुझे मिलना चाहिए, उससे अर्निंग भी मुझे मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से उस चीज को पेटेंट करवा लेते हैं और वो एक सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है कि इस चीज की कोई कॉपी करेगा तो आप मेरे पास आइएगा और क्लेम कीजिएगा। तो उसे कहते हैं पेटेंट्स राइट्स हमें मिल जाते हैं। कुछ सालों के लिए गवर्नमेंट देती है, हमेशा के लिए नहीं देती है इसको, ठीक है बेटा। तो पेटेंट्स भी हमारे लिए एसेट्स है जो कि लॉन्ग टर्म हमें बहुत बेनिफिट दे रही होती है। इसी तरीके से कॉपीराइट है। कई बार आप मेहनत करना ही नहीं चाहते, आपको लगता है कि जिसने पहले से कर रखा है वो बहुत अच्छा कर रखा है। जैसे आपके पास जो बुक होगी टी.एस. अग्रवाल या डी.के. गोयल, आपने सोचा नई बुक क्यों लिखे, क्यों नहीं इसी को कॉपी करके बेचते हैं और कमाएंगे। तो इसके लिए आप अगर बगैर इजाजत के कॉपी करके बेचना चाहेंगे तो आपके ऊपर जो है सुल्तान चंद या जो भी उसके राइटर हैं, पब्लिशर्स हैं, वो आपके ऊपर केस कर देंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, उनसे आप वो राइट्स मांग लेंगे कि भाई आप मुझसे 10 लाख, 1 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए जो भी लेना है ले लीजिए, मुझे ये राइट्स दीजिए कि मैं इसको कॉपी करके बेचूं। तो ऐसे राइट्स अगर आपने ले रखे हैं, उसके लिए पेमेंट कोई करी है, तो वो कॉपीराइट भी आपके लिए क्या हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट आपके लिए क्या हो जाएंगे, एसेट्स, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत लंबे टाइम तक आपको कमा के देती रहेंगी। जी बेटा, तो मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, किसी को भी डाउट हो कोई।
बताएंगे? किसी को कोई डाउट हो बेटा? खुशी? No, sir. नो सर। नो सर। कितना? नो सर। केशव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हमारा ये नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का पार्ट पूरा हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गई? कोई चीज आपको लगे कि सर ये इधर से इधर जा सकती है? बहुत कंफ्यूजन होती है बेटा। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर फर्नीचर को भी तो बेच सकते थे ना, आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा? बेटा हम बेच सकते हैं, लेकिन जब खरीद रहे थे तब क्या सोच थी आपकी? तो जनरली कोई भी कंपनी हो, किसी टाइप की कंपनी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे वो बिल्डर हो, उनके यहाँ फर्नीचर जनरली क्या होता है, इस्तेमाल के लिए खरीदी जाती है। लेकिन जिस शॉप पे फर्नीचर ही बेची जा रही हैं तो उनके लिए तो वो स्टॉक हो गया ना, ठीक है। बाकी चीजें में भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा। अब आते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, करंट एसेट्स ना आगे नहीं होता, बस यहीं पे करंट एसेट्स की कहानी खत्म हो जाती है। नॉन करंट एसेट्स को क्या किया गया, बोला ये जो इतने सारे एसेट्स आपने लिखवाए ना, इसको ना आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। इसको 2 पार्ट में बांटने के लिए कहा गया है, ठीक है। 2 पार्ट का मतलब है ऐसी चीजें जो जो बिजनेस में एक तो इस्तेमाल की जा रही हो, और एक ऐसी चीजें जो बिजनेस से बाहर की हैं। तो आप फर्नीचर बिजनेस में इस्तेमाल होगा, बिल्डिंग भी, लैंड भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो किसी कंपनी में आपने शेयर्स खरीद रखे वो बिजनेस में इस्तेमाल नहीं है, वो आपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या अपने पैसे को बढ़ाने के लिए आपने कहीं पे अलग से लगा दिया है, उसे हम अलग कैटेगरी में ले लेंगे। लेकिन लाइफ स्टॉक तो बिजनेस में यूज होगा, कंप्यूटर लैपटॉप भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होंगे, नाम शोहरत से ही तो कंपनी चलेगी। पेटेंट्स आपने करवाया है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कॉपीराइट्स, ये सब बिजनेस में इस्तेमाल हो रही हैं। सिर्फ एक चीज को छोड़ दिया जाए तो वो कौन सी चीज है बेटा, इन्वेस्टमेंट्स है। तो हमने नॉन करंट एसेट्स को 2 पार्ट में बांटा। आप लोगों ने ये नोट कर लिया है? आप प्लीज मुझे बता दें फटाफट। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब यहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया। अच्छा सर 2 पार्ट है आपके? हाँ जी 2 पार्ट नॉन करंट के बांट रहे हैं, इतना दिमाग में रखेंगे। नॉन करंट को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा, सिर्फ नॉन करंट को नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर नॉन करंट को कर रहे हैं आप? हाँ जी बेटा ये लो नॉन करंट। इसके बाद आज लायबिलिटी भी पढ़ेंगे हम लोग। नॉन करंट एसेट्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं 2 पार्ट में। सर कौन से 2 हैं? देखिए बेटा ध्यान से, एक पार्ट वो जो बिजनेस से बाहर का था वो था इन्वेस्टमेंट, बस एक ही तो था, और बाकी जो बिजनेस में ही रहना था वो क्या था बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। उसको हमने क्या नाम दिया, फिक्स्ड एसेट्स नाम दे दिया बेटा, ठीक है सर। अब फिक्स्ड एसेट्स को हमने ना तोड़ा, फिर से बोला कि यार जो फिक्स्ड एसेट्स है ना उसको भी 2 कैटेगरी में बांट दीजिए। कौन से 2 कैटेगरी? एक है सर टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और एक है सर इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी, एक है टेंजिबल एसेट, दूसरा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। सर टेंजिबल के बारे में मैंने बताया तो आप ध्यान से समझेंगे। टेंजिबल है बेटा जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, और जिसका एग्जिस्टेंस हो। कौन सा एग्जिस्टेंस हो बेटा, फिजिकल, फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस। सर इंटेंजिबल, इसको भी टच, इसको भी देख सकते क्या, क्या इसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? सर ऐसा तो नहीं होता। अच्छा बता रहा हूँ रुको, टेंजिबल टच कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होता है। इंटेंजिबल टच नहीं कर सकते, उसको आप देख नहीं सकते, और फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो जो पेपर वर्क होता है ना बेटा, जो पेपर वर्क है उसका क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस बताइए। अब मैं यहाँ पे लिख दूं, ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे मैं लिख दूं कि भैया ओबामा, तो अब कोई बोलेगा सर मैं ओबामा को टच कर सकता हूँ, ये लो सर मैंने टच कर दिया, ये लो सर मुझे ओबामा दिख भी रहा है। तो ये वाली पेपर में कोई चीज लिखी हुई है उसे आप टच कर देते हो, उसे आप देख लेते हो, उसको कहीं पे रख देते हो और कहते हो देखो इसका एग्जिस्टेंस भी है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम किस तरीके की बातें कर रहे हैं,
टच करना, देखना, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा? हम बात कर रहे हैं जैसे फर्नीचर, इसको आप देख सकते हैं, हाँ जी, टच कर सकते हैं, हाँ सर, और फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होता है। इसी तरीके से मैंने आपको नॉन करंट में लैंड लिखवाया होगा, मशीनरी लिखवाई होगी, ठीक है बेटा, लैंड लिखवाया होगा, मशीनरी लिखवाई होगी, फर्नीचर हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप भी आप देखें, कंप्यूटर है और लैपटॉप है, ठीक है जी। और क्या है बेटा? कंप्यूटर लैपटॉप के बाद मैंने क्या लिखवाया था, इसमें आप बता सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या लिखवाया था, चलिए मैं ही देख लेता हूँ। फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट्स, है ना, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, है ना, इधर। चलिए फर्नीचर हो गया जी, लैंड हो गया जी, मशीनरी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बस ये चीजें। अब जो चीजें टच नहीं कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया गुडविल, नाम शोहरत को थोड़ी ना टच किया जा सकता, वो तो लोगों के दिल में है बैठा हुआ। बात तो सही कही सर आपने बेटा। पेटेंट्स सर्टिफिकेट है एक तरीके का, कॉपीराइट बच्चे ये भी सर्टिफिकेट है। सॉफ्टवेयर्स, उसका आउटपुट हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस वगैरह नहीं है ये। तो ये चीजें आपकी हो गई। सर आपने इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट को ही तो मैंने अलग कर दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट को ही तो अलग किया कि नॉन करंट एसेट दो पार्ट के थे, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स में एक टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल टच देख सकते हैं और फिजिकल एग्जिस्टेंस का होना, और इनटेंजिबल में टच करना नहीं हो सकता पॉसिबल, सीन भी नहीं है और फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो ये बातें आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो प्लीज उसे क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, डाउट अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है। बताइए बेटा, जिसको भी समझ नहीं आया है वो बताएं, और जिनको समझ में आ गया वो भी बता दें। सर क्लियर है? क्लियर है स्पर्श? जी चेतना बताइए बेटा। सर क्लियर है। क्लियर, चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं नॉन करंट एसेट्स, मैंने बता दिया। आ जाते हैं अब बेटा, हम लोग आते हैं लाइबिलिटीज पे। मैंने आपको लाइबिलिटीज नहीं बताई थी, तो आ जाते हैं हम लोग लाइबिलिटीज पे। नहीं दिख रही ना? अब दिख रही होंगे जी। लाइबिलिटीज पे आ जाइए। सर लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज जो है ना बेटा, ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कहते हैं। लाइबिलिटीज क्या होता है? ये होता है बेटा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ठीक है सर। और बेटा इसको ना शॉर्ट वर्ड एक कह देते हैं कई बार, डेट्स, कर्ज, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या डेट्स, या इसको और अलग से आप समझा चाहे तो अमाउंट पेबल बाय द एंटिटी। जो एंटिटी जो है उसको पे करना है, अगर कोई अमाउंट पे करना है, अभी पे किया नहीं उन्होंने, उनको अभी पे करना है, उनको पे करना बाकी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लाइबिलिटीज कहते हैं। अगर वन वर्ड की बात करें तो हम सिंपल सा ये कह देंगे कर्ज। ये मूवी वाला कर्ज नहीं है, ध्यान रखना, हिमेश रेशमिया वाला नहीं है ये आम जिंदगी में जो बार बार कहते रहते हैं ना कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, बिजनेस खतरे में है, हमारे ऊपर इसका कर्ज है, उसका कर्ज है, इसको देना है, उसको देना है, तो ये है लाइबिलिटीज, ठीक है। तो लाइबिलिटीज मतलब जो हमें किसी को पे करना है। पे करना ना अलग अलग रीजन हो सकते हैं पे करने के। सर क्या रीजन हो सकते हैं कंपनी के पास पे करने की? क्या क्या वजह हो सकती है? ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं सबसे पूछूंगा फिर आप लोगों से, तो ध्यान से सुनिएगा कि पे करने के बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन, आपने से किसी से सर्विस ले ली,
जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसे 1 महीना काम करवा लिया, उसको आपने पेमेंट नहीं दिया है अभी, तो उसको पे करना रह गया होगा। आप कहीं पे रेंट पे रहते हैं, 1 महीना स्पेस यूज करा, उसको अभी तक रेंट नहीं दिया, आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपने रिश्तेदारों से कर्ज पैसे ले रखे हैं बिजनेस के लिए, इस तरीके की चीजें आपके कर्ज का पार्ट होती हैं, आपकी लायबिलिटीज होती हैं बेटा। जैसे सर मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आपने लोन लिया, ठीक है बेटा, ये लोन जो है जो आपने लिया है, वो लोन किसी से भी ले सकते हैं आप, वो हो सकता है लोन फ्रॉम एक्स, कोई भी एक्स वाई, ठीक है, या आप यहाँ पे लिख लीजिए कि लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा जी, अब देखो लोन फ्रॉम एक्स नहीं लिख के मैं यहाँ पे रवि लिख देता हूँ, लो, ठीक है, लोन फ्रॉम रवि या लोन फ्रॉम बैंक, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद सर बेटा, उसके बाद मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं किया, सर्विस ले ली, आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल यूज करने के बाद ही आता है, पे नहीं किया, उसको भी लायबिलिटी कहेंगे। लेकिन अकाउंट्स में क्या होता है कि नेम उसके कुछ ना कुछ रखे जाते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा था, पिछले क्लास में भी बताया मैंने आपको कि देखिए, आप मेरे लिए, आप सभी लोग क्या है, मेरे स्टूडेंट, लेकिन आप सभी का कोई ना कोई नाम है। आप अपने माँ बाप के लिए बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों में भी सबके अपने अपने नाम रखे गए। इसी तरीके से लायबिलिटी में भी क्लासिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए सबके नाम रखे जाते हैं। तो लोन रख दिया तो इससे समझ में आया कि किसी से पैसे लिए गए होंगे। और अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा गया है, आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है किसी से सर्विस ली गई है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आपने यहाँ पे क्या कर्ज में होगा आपका, आपने किसी से सर्विस लिया, उसको पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है। अच्छा सर, आउटस्टैंडिंग बेटा ये ना कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग, O/S, ऐसी अगर शॉर्ट में लिखना हो, एग्जाम में तो पूरा लिखिएगा आउटस्टैंडिंग ही, O/S नहीं लिखिएगा, ठीक है, लेकिन आगे पीछे लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कोई भी सर्विस आपने ले रखी हो, जैसे इंश्योरेंस करवाया, उसकी पेमेंट नहीं करी, तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं आप। तो ये दो बातें हो गई ना, पहचान हो गई कि भाई यहाँ सर्विस लिया होगा तो ये कह दूंगा, पैसे लिए होंगे तो लोन कह दूंगा। अब बैंक से ना पैसे दो तरीके से लिए जाते हैं। एक तो ये होता है कि आपने कर्ज के नाम पे ले रखा है, 5 साल 10 साल के लिए ले रखा है। एक होता है कि आपके अकाउंट में 10,000 था, आपने 12,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, 10,000 था और आपने बैंक से कितना निकाल लिया बेटा, 12,000 रुपए निकाल लिया। तो बैंक वाला आपके पास आके बोलेगा ना, भाई साहब 2,000 रुपए जो दिए हैं वो तो वापस कर दो। तो इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कब कहते हैं, जब बैंक से आप विड्रॉ कर देते हो मोर देन दी डिपॉजिटेड अमाउंट, जितना आपने डिपॉजिट किया था उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ, ठीक है, फ्रॉम बैंक मोर देन दी डिपॉजिटेड इन इट, जितना आपने इसमें जमा किया था उससे भी ज्यादा। सर एग्जांपल दीजिए बेटा, मान लीजिए आपका बैंक का जो बैलेंस है वो 10,000 है और आपने विड्रॉ कर लिया वो 12,000 रुपए का, तो इसमें जो 2,000 रुपए है ना बेटा, ये बैंक ओडी कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी कर्ज है और बैंक वाला आपसे इसके बदले में पैसे मांगेगा, तो ये कर्ज हो गया बेटा। 3 कर्ज बता दिए, पैसे आपने लिए हैं, यहाँ पे सर्विस आपने ली है, यहाँ पे भी पैसे लिए हैं लेकिन तरीका थोड़ा अलग रहा है। और उसके बाद एक और ले लेते हैं भाई, वो है क्रेडिटर्स। ये क्या है सर, क्रेडिटर्स बेटा, क्रेडिटर्स है जब आपने अपने सप्लायर से, ध्यान से समझेंगे आप, अपने सप्लायर से आपने गुड्स क्रेडिट पे ले रखा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स।
अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे लिया है तो क्या कहलाएगा बेटा, वो क्रेडिटर्स कहलाएगा। अच्छा सर, जैसे जैसे बेटा आपकी कोई फर्म है, ठीक है, और आप ना सामान खरीदते हैं कई लोगों से, ये पी क्यू आर मैंने बताया था डेटर्स के टाइम पे आपको ऐसे करके, एक्स वाई एंड जेड। तो पी क्यू आर जिनसे आपने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो पी क्यू आर इनके गार्जियन ने, इनके माँ बाप ने नाम रखा था, लेकिन हमारा अकाउंटेंट इसका एक नया नाम रख देगी। क्या कहेगा इसे? इसे कहेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। सर एक डेटर्स भी बताया था आपने बेटा। हाँ, अगर हम सेल कर रहे होते क्रेडिट पे तो उसे हम लोग कहते थे डेटर्स। कंफ्यूज नहीं होना है। खरीदेंगे, अगर आप गुड्स परचेज करेंगे, जिससे भी करेंगे, वो चाहे पी क्यू आर हो या रिलायंस लिमिटेड हो, यानी कोई फर्म हो या कोई पर्सन है, आपने किसी से भी सामान खरीदा है, तो जिससे भी आपने उधार में खरीद रखा है, आपको पैसे चुकाने हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्रेडिटर्स कहते हैं। तो ये हो गए। और एक और लाइबिलिटी लिखवा देता हूं मैं आपको, वो होता है बेटा बिल्स पेबल। इसके अलावा कोई पेबल आ जाए कहीं पे तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में मैंने आपको क्या क्या टर्म लिखवा दिया बेटा? एक लिखवाया आपको लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। 4 चीजें बताई मैंने आपको, 5 चीजें बेटा, लोन, आउटस्टैंडिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। चलिए जी, इसके डाउट्स मुझे बता दें, अगर आपको डाउट है तो प्लीज बताइए इसको, नहीं तो धीरे धीरे बेटा चीजें, हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ते जा रहे हैं, कंफ्यूज होते जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी आपकी। जी कार्तिक। सर एक नो बार नीचे डाउट्स। का दिखा दो। हाँ बेटा, स्पर्श क्या बताया आपको? क्या दिखाऊं नीचे का? सर नीचे कर दो थोड़ी सी नीचे। ठीक है बेटा जी। यस सर। केशव बताइए बेटा, कहीं प्रॉब्लम है आपको? नो सर। समझ में आया बच्चे? यस सर। जी। खुशी बच्ची, चेतना आप भी बताइए। नो सर, क्रेडिटर्स करा दे। क्रेडिटर्स, ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ क्रेडिटर्स क्या है एक बार। और कुछ प्रॉब्लम कहीं पे? चलिए नो सर। नहीं है। देखिए बेटा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन है भाई? तो क्रेडिटर्स आर पर्सन्स। ये कोई इंसान भी हो सकता है, और साथ में, या आप और कह के लिख लीजिए, अदर एंटिटी या फर्म लिख लीजिए। फर्म लिख देता हूं मैं यहाँ। यानी भाई आप सामान तो रवि से भी ले सकते हैं और रवि लिमिटेड से भी उधार में ले सकते हैं, ठीक है? तो दोनों चीजें हो सकती है, कोई इंसान से भी कुछ सामान उधार ले रखा है, कुछ कंपनियों से भी उधार ले रखे हैं, वो सारे जिनसे भी आपको पे करना है क्योंकि आपने सर्विस उससे उधार ली थी, तो उसकी वजह से क्रेडिटर्स कहलाएंगे। तो क्रेडिटर्स आर द पर्सन एंड और द फर्म, ठीक है, टू होम amount payable for buying goods ठीक है जी, हमने गुड्स खरीदे हैं, उसके लिए हमें पे करना है जिनको, ठीक है? कौन हो सकता है? वो इंसान भी हो सकता है और कोई कंपनी भी हो सकती है, उसे हम लोग कहते हैं बेटा क्रेडिटर्स कहते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। लायबिलिटी में हमने लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट भी पढ़ा है बेटा, हमने क्रेडिटर्स भी पढ़ लिया। कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चे? नो वेरी गुड, प्लीज अब अपने जवाब जरूर देते रहे करें। लायबिलिटीज, अब लायबिलिटीज के ना हम लोग पार्ट पर देखते हैं कि लायबिलिटीज के कौन कौन से पार्ट होते हैं। लायबिलिटीज भी ना वही दो तरीके हैं बेटा, एक नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और एक होता है बेटा करंट लायबिलिटी। अच्छा सर, हाँ बेटा, करंट लायबिलिटीज। सर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी क्या बिल्कुल वैसी एसेट्स की तरह? नहीं बेटा, वहां पे तो हमारे एसेट्स की बात थी ना, यहाँ तो पेमेंट की बात है। तो नॉन करंट को पहले ना मैं इसको एक दूसरा नाम बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नाम से आपको समझ में आया, लॉन्ग टर्म मतलब टाइम, लंबे वक्त के लिए, लंबे समय का जो कर्ज है, और इसे कहते हैं बेटा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, वेरी गुड। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लंबे समय का जो कर्ज हो, ज्यादा वक्त जिसमें दिया गया है पेमेंट के लिए, वो नॉन करंट लायबिलिटी है। जिसके लिए वक्त बहुत कम है पेमेंट का, वो है करंट लायबिलिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेबल विद इन 12 months, 12 महीने के अंदर ही पे करना है, उसे कहेंगे करंट लायबिलिटी। पेबल आफ्टर 12 months, तो 12 महीने के बाद पे करना है। सर एग्जांपल दीजिए तो। लीजिए बेटा, मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था लोन, याद है? हाँ सर। अब लोन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बैंक का लोन जनरली मैं बता रहा हूं आपको 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। तो हम जनरल बात कर रहे हैं, जो ये टर्म यूज होता है, लोन है तो 5 साल, 10 साल, 18 साल, 20 साल के लिए ही होता है। कम वक्त के लिए फिर कैसे पे कर पाएगा, और कंपनी कमा क्या पाएगी? इंटरेस्ट तो कमा ही नहीं पाएगी अच्छे से। इसलिए लॉन्ग टर्म में क्या आता है बेटा? लोन आता है, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक वगैरह। अच्छा सर, शॉर्ट टर्म में सर बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने पैसे थोड़ा ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो आपके पास कॉल आ जाती है कि भैया पैसे आपने विड्रॉ कर लिया, डाल दीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारे साथ होता नहीं, हमारा बैंक अकाउंट है 10,000, हम 10,000 से ज्यादा विड्रॉ ही नहीं कर पाते, ये कौन सा बैंक है जो 10,000 से ज्यादा की फैसिलिटी देता है? तो बेटा हमारे जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है ना, वो सेविंग अकाउंट में नहीं होती, वो होती है करंट अकाउंट में। सर ये क्या बला है सेविंग और करंट? बेटा सेविंग अकाउंट कहते हैं जैसे हमारे नाम से खुल जाए ना, जफर का, चेतना का, खुशी का जो अकाउंट होगा वो सेविंग अकाउंट है, इंडिविजुअल पर्सन के नाम से जो खुला हुआ है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, रिलायंस लिमिटेड हो, जूम लिमिटेड हो, ए लिमिटेड हो, बीम लिमिटेड हो, तो वो जो है वहां पे करंट अकाउंट खोला जाता है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। तो जो नेचुरल पर्सन नहीं है वहां पे क्या बन रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो चीजें आ रही है वो क्या हो रहा है? करंट अकाउंट। तो वहां पे ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इसलिए वही कंपनियों में होता है, पर्सनल अकाउंट के साथ ऐसा नहीं होता है। अच्छा सर, तो वहां पे जैसे पैसे विड्रॉ किए जाते हैं, बैंक वाला बता देता है कि जी थोड़ा ज्यादा आपका जा रहा है, आप प्लीज उसको डिपॉजिट करवा दें। उसके बाद आता है बेटा क्रेडिटर्स। ये सप्लायर हैं जिनसे हमने सामान लिया है। आपको लगता है कि कोई भी सप्लायर ऐसा होगा जो 5-5 महीने, 6-6 महीने, साल भर का उधार दे? आज मैंने सामान ले लिया, मैंने बोला भाई साहब आज आपने सामान दिया, अब अगले साल शक्ल दिखाना आप मेरे को, ठीक, अभी फिर से दोबारा नहीं आना, 1 साल बाद आना, कोई नहीं देगा मुझे उधार। एम्प्लॉय हमारा है, उसकी आउटस्टैंडिंग जितनी भी थी, सैलरी थी, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह जो था, इसमें आपको लगता है क्या 1-1 साल से ज्यादा का वक्त दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत जल्दी ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
बिल्स पेबल एटसेट्रा। आएगा वक्त, वैसे तो इतने से पूरा अकाउंट्स में काम चल जाता है। लोन फ्रॉम बैंक, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है बेटा डिबेंचर, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। जो पैसे बड़ी ये हमारे ना प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप फर्म में डिबेंचर्स नहीं होते बेटा, ये कंपनी के अंदर डिबेंचर्स होते हैं। कंपनी अगर पब्लिक से कोई लोन लेती है, पब्लिक से, कंपनी पब्लिक से, बैंक से नहीं, पब्लिक से लोन ले लेती है, तो उसे डिबेंचर्स कह रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, वैसे हमारे लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि हम लोग तो क्या कहते हैं, कंपनी की बातें तो पढ़ ही नहीं रहे ना, फिर भी बुक्स में दे रखा होता है, टीचर को आदत हो जाती है इसको देखने की, इसके साथ ये वाला एग्जाम्पल भी, तो इसलिए आप इसको लिख दे तो बेहतर रहेगा। ठीक है बेटा। Yes, sir. एक बार नोट कर लीजिए और मुझे बताइए। Sir, written. जी बेटा। सभी लोगों ने नोट कर लिया है, सभी को समझ में आया है? कोई डाउट है बेटा, बताइए। कार्तिक? Yes, sir. No doubt. डाउट? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड बेटा। केशव? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। स्पर्श? Sir, no doubt.
चलिए, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको नॉन करंट, करंट लायबिलिटीज वगैरह भी अच्छे से समझ में आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है उसमें क्या करेंगे, एक्सपेंसेस वगैरह को पढ़ेंगे। एक्सपेंसेस हम लोग पढ़ेंगे और रेवेन्यू पढ़ेंगे बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ साथ हमारे ये सारे टॉपिक जो हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म बहुत सारे टर्म्स हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कम से कम तो मैंने आपको बताया था अच्छे खासे टर्म हैं, उसमें 39 तकरीबन टर्म्स होंगे, लेकिन पूरे अकाउंट्स में उसको बार बार यूज होना है। तो हमारा जो फोकस है ना बेटा वो क्या है अभी पढ़ने का, एसेट्स का है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, और लाइबिलिटी के बारे में जान लेना, एक्सपेंसेस के बारे में और रेवेन्यू के बारे में, इतना हमें पहले जानना है। उसके बाद जब इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद जाके धीरे धीरे हम चीज़ों को और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखेंगे और प्लीज़ रिवीजन ज़रूर कर लेंगे। जो मैंने आगे मत पढ़िएगा कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है। और पीछे की जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे 10-15 मिनट ही देखें, आप एक बार ज़रूर उसको देख लिया करें। तो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बेटा। सर जी बेटा, बोला कैसे? सर मेरा ना मतलब नेक्स्ट मंडे को अब पेपर है यूटी, तो ठीक उसमें है, अकाउंटिंग इक्वेशन आ रहा है। नेक्स्ट मंडे को है ना, तो हम इस आज कौन सा डे है बेटा, ट्यूसडे है क्या? आज मंडे है ना? मंडे 5th है ना, हाँ, 12th को पेपर है नेक्स्ट मंडे। वेरी गुड, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया आपने मुझसे। अब ऐसा करेंगे बेटा कि हम ना नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस में पढ़ा दूंगा ना, तो मैं उम्मीद करूंगा कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बाद ट्रांजैक्शंस मैं मंडे से पहले आपको जरूर करवा दूंगा, चाहे अलग से करवाना पड़ जाए मुझे। ठीक है? ओके सर, क्योंकि ठीक है, ये सब तो हो रखा है, तो मेरा वही बचा है हाँ, चैप्टर। लेकिन मेरे को एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने ना बेटा, फिर बाद में मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें दिक्कत आएगी, इस वजह से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है आपको ये। ठीक है, ओके सर। अब मुझे बस ये है आपके पास ना केशव, कोई भी जैसे कुछ चीज़ें आपको दी गई होंगी, जैसे यूटी वगैरह से पहले टेस्ट वगैरह, नहीं तो असाइनमेंट वगैरह स्कूल वालों ने दिया होगा, तो आप दे दीजिएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप उसे लेके रखेंगे, मैं पूछूंगा तो आप मुझे बताइएगा। उससे क्या होगा कि मुझे अंदाज़ा लग जाएगा स्कूल का किस स्टैंडर्ड पे पेपर बनाते हैं वो। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। सर स्कूल की तरफ से कभी ऐसे कोई पेपर वगैरह तो नहीं आया है? कोई नहीं, असाइनमेंट वगैरह भी नहीं दिया उन्होंने? असाइनमेंट तो अभी तो नहीं दिया, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स का आ गया, अकाउंट्स का ऐसे कोई नहीं आ रहा। अकाउंट्स का नहीं आ रहा, कोई नहीं। बुक कौन सी चल रही है आपकी? टीएस गरेवाल। टीएस अग्रवाल चल रही है, तो ठीक है, समझ गया मैं कि क्या होगा उसके अंदर, कितना यस करवाएंगे वो। सर। ठीक है, और किसी का, चेतना, स्पर्श, खुशी, किसी का पेपर वगैरह बेटा, कोई एग्जाम वगैरह नो है क्या बेटा? नो सर। नहीं है, ठीक है, चलिए बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखेंगे। जी सर। थैंक यू सर।